सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग इंजीनियर के अंदर। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय एज यू नो बीआरसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन वेल डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा। तो आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में मैंने आपको सिलेबस बता दिया था, इंट्रोडक्शन करवा दिया था आपके फर्स्ट लेक्चर में। आज रहेगा हमारा फर्स्ट यूनिट बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। भाई हमें सबसे पहले बात करनी है कि बेसिक चीज क्या है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मान के चलिए आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसको आप कैसे ध्यान में रखते हैं। तो आप उसका यही करोगे कि भाई हमारा प्रोजेक्ट का गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमें एट द एंड कुछ टाइम पीरियड के बाद कहाँ अपने आप को स्टैंड देखते हैं अगर हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस उसके अंदर क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लस किन किन एक्टिविटीज को रिलेट करके, किन किन चीज़ों को हम यूज करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हो तो ये क्या कहता है, इट इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक आर्ट है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। मान लीजिए आपको एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके कंपोनेंट्स को आप लेके चलेंगे साथ साथ कि आप ये चीजें देख के चलेंगे। अगर आप कॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपका एरिया, क्लासरूम का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस उसके बाद क्या डाटा आता है आपके पास, उसके बाद आपके पास आता है कि कहाँ कहाँ आप वाटर कूलर प्रोवाइड करेंगे अपने स्टूडेंट जो आपके इनटेक करेंगे आपके कॉलेज में, तो उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर आप सबसे पहले ध्यान देंगे। फिर आप अपने लैब्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो सारी चीज़ों को हम ऐड करके चलेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बनता है, और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट की हम डेफिनेशन को कैसे रिलेट करते हैं। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को हम रिलेट करने का सिंपल सा तरीका है, किसी गोल को हमें निर्धारित करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को। तो ये क्या कहता है, प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेरी एफर्ट मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज टू अचीव अ क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव। तो डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें टेम्परेरी एफर्ट देना पड़ेगा अपने चीज को कि भाई मैं ये चीज करना चाहता हूँ या मैं ये चीज करना चाहती हूँ, तो उसको आपको एक एफर्ट देना पड़ेगा अपने गोल को निर्धारित करते हुए। जैसे आप सबका गोल क्या है, आप सबका गोल क्या है, गेट क्लियर करना। गेट क्लियर करना आप सबका गोल है ना। अब मैं बता देता हूँ गेट के अंदर क्या आपका आ जाएगा, इन गेट 2 to 4 मार्क्स का आपका सीपीएम कट आता है। और बड़ी ही कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बड़े ही आसानी से आप ये 2 to 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से मैं समझाऊं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब आप डिग्री कर रहे होते हैं अपनी, तो आपका क्या गोल होता है, आप स्कूल लाइफ में भी होते हैं तो आपका क्या गोल होता है कि हाँ भाई वो लड़की से आप अट्रैक्टिव हैं तो आप उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आप उसके ऊपर अट्रैक्टिव हो जाते हैं और आप अपना पूरा फोकस, आपका वो प्रोजेक्ट है। अब उसका मैनेजमेंट आपका कैसे होता है, आप उसको चॉकलेट्स गिफ्ट करोगे, आप उसको फ्लावर्स गिफ्ट करोगे, आप उसके आगे पीछे घूमोगे, आप उसको बैठ के देखते रहोगे। तो ये आपका गोल है। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। पर इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपने जॉब के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके पास जॉब होगी तो आपके पास सब कुछ होगा। अब देखिए मैनेजमेंट की बात अगर हम करें, मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में कहते हैं कि हम किन किन एक्टिविटीज को लेकर आप अपना प्रोजेक्ट का गोल जो आपने निर्धारित किया था, जो आपने ऑब्जेक्टिव अपना निर्धारित किया था, उसको आप कैसे अचीव करेंगे। लाइक आपको क्या ह्यूमन प्रोसेस की नीड है, आपको मशीनरी की नीड है, या आपको एनीथिंग जो भी आपके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको चीजें चाहिए, उसको ये डिफाइन करेगा। तो मैनेजमेंट क्या कहता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स थ्रू प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग बाय यूटिलाइजिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्स। अब ये देखिए, ये बात कुछ हम देखेंगे तो ये क्या कहता है, आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज को
अचीव करने के लिए कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी और आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग मैं आपको डिफाइन कर दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एग्जांपल्स को लेते हुए चलेंगे साथ साथ। अब ये देखिए प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं। प्लान का आप सबको पता है कि हम किसी चीज को कैसे, हम गोवा की ट्रिप बनाएंगे तो मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चलूँ तो मेरे को भाई एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी प्लानिंग मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो मेरी जेब पॉकेट अलाउ करनी चाहिए कि हाँ मैं अपना हाउस बना सकता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे कि यस यू हैव दैट मनी इन योर पॉकेट। शेड्यूल भी आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, भाई कितना कितना मेरे को बजट है, कैसे कैसे मैं अपनी जो पेमेंट है आगे कन्वर्ट करके अपना हाउस को बनाऊंगा। और कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग आपका बजट मान लीजिए 50 लाख का है लेकिन आपका हाउस बन रहा है 60 लाख में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बजट को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं 10 लाख की क्या चीज है कि आफ्टर फ्यू ईयर्स या कुछ सालों के बाद मैं उसको वहां पर कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, या फिर मैं अपना इंटीरियर 10 लाख कम कर दूंगा। मैं अपनी जो आपको नई, अगर क्या कहते हैं आपको फर्नीचर भी लेना है, अगर आप फर्नीचर भी लेना चाहते हैं तो मैं हाँ 10 लाख का मैं 2 लाख में मैं फर्नीचर भी नहीं लेता, मैं पुराने फर्नीचर से ही काम चला लूंगा, मैं भी एसी नहीं लगवाता, अभी मैं ये नहीं करता। तो इन चीज़ों में आप कॉस्ट कटिंग करोगे तो आप एट द एंड आपका हाउस तो बन ही जाएगा, लेकिन आपका जो मन से इच्छा थी कि मेरे को ऐसे घर में रहना है वो बनेगा नहीं बनेगा वो हम नहीं कह सकते। तो कंट्रोलिंग आपको यही करनी है। तो कंट्रोलिंग सारी चीजें मैं आपको बता दूं। फिर एक नोट आ जाता है, नोट में क्या कहते हैं, नोट में क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट को आप कभी 100% मानोगे जब वो पूरा हो जाएगा। तो ये कह रहा है ए प्रोजेक्ट इज सेट टू कंप्लीट ओनली व्हेन ऑल इट्स एक्टिविटीज आर 100% कंप्लीट। एक प्रोजेक्ट को हम कब कंप्लीट करेंगे, जब वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 95% पे भी है तब हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं मानेंगे। हाँ, और ये मान के चलिए कि जैसे क्या है, इंटीरियर आता है हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे एंड के अंदर। इंटीरियर में कोई भी चीज रह गई है, 0.5% भी चीज रह गई है तो हम उसको कंप्लीट ही मानेंगे। ये नहीं है कि 100% ही चलना है, ठीक है, थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज करना है कि 100% हम बोलने के लिए, लिखने के लिए और आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहेंगे, पर इन प्रैक्टिकल आपका 1-2 कुछ थोड़ा बहुत चीजें रह ही जाती हैं कहीं ना कहीं। आप हाउस कंस्ट्रक्शन में देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन में देखिए, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में देखिए, कॉलेज कंस्ट्रक्शन में देखिए, कुछ ना कुछ आपका रह ही जाएगा जो आपको बाद में थोड़ा बहुत होता रहेगा, उसकी कोई हमारे को इतना प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आती। हाँ, प्रैक्टिकली अलग होता है और थ्योरेटिकल से कुछ अलग होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया है तो उसके बाद अपना 1 से 2 या 3 ईयर जितना आप लेना चाहें आप साइड पे जरूर दें। उसके बाद आप कोई और वर्क में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो वहां जाएं। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज का क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है गेट क्लियर करना, तो आपको क्या उसका सबसे मेन पॉइंट क्या है भाई, इसी साल वाला गेट क्लियर करना है, ठीक है ना, यानी कम से कम टाइम के अंदर। तो ये पॉइंट है आपका, इट मस्ट बी कंप्लीट इन मिनिमम टाइम। फिर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, भाई मैं दिल्ली जाके कोचिंग नहीं ले सकता, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है और बीआरसीएम कॉलेज वाले तो फ्री कोचिंग दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, बीआरसीएम कॉलेज की फ्री कोचिंग के लेक्चर्स देखूंगा और उसमें क्या होगा, मेरा कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, यानी मेरे को घर पे जाके बस एक डाटा पैक लगवाना है, आपका बस डाटा का पैसा कॉस्ट लगेगा, तो उससे क्या रहेगा आपका मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है आपका, इट शुड यूज अवेलेबल रिसोर्स एज स्पेयरिंग एज पॉसिबल। इसका मीनिंग आप सर्च करना, ये बहुत अच्छा वर्ड है यूज करने में। The resource include human, material, equipment, etc. अब ये इसके अंदर देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देखो, क्या कह रहा है, it should use available resources as fairly as possible, यानी जितना कम हो सके, इसका मतलब आएगा लेस। क्या रहेगा इसका मतलब, लेस रहेगा, मतलब जितना कम हो सके उतना। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो फोकस सही है, कंटिन्यू करते हैं। The resources include human, equipment, and material, space, etc. तो
इसका आप क्या समझते हो भाई? आपने गेट की कोचिंग के लिए क्या किया, अभी मेरे को इस साल वाला गेट क्लियर करना है, तो आपने अपना क्या किया, टाइम बचाया। फिर आपने कहा भाई मैं तो बीआरसी वाले इंजीनियरिंग कॉलेज ने फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रखे गेट की कोचिंग के लिए, मैं वो देखूंगा और मैं अपने पैसे बचाऊंगा, तो आपको बस एक डाटा पैक की नीड है। फिर आपने क्या कहा, अब आपने क्या कहा कि भाई अभी और पैसा बचाना है, तो आपने क्या किया, अपने घर के अंदर ही बैठ के प्रिपरेशन कर ली। आप लाइब्रेरी नहीं गए, लाइब्रेरी की आपने पैसे बचाए, आपने अपने ही घर के अंदर एक कॉर्नर को सिलेक्ट किया, उस कॉर्नर के अंदर आपने अपना वुडन वर्क करवा लो। उसमें वुडन वर्क नहीं है तो कुछ ऐसे लगवा लो कि आपका फेस आपकी बुक्स के पास रहे, यहाँ वहाँ डाइवर्ट ना हो। ब्लॉक कर दो अपने फेस को, कैबिन बने होते हैं, कैबिन में बैठना स्टार्ट करो। कैबिन में बैठोगे तो आसपास कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं कैबिन में बैठा हूँ तो मैं बस नीचे देख सकता हूँ या ऊपर देख सकता हूँ, साइड में मैं नहीं देख पाऊंगा। जब आप साइड में नहीं देख पाओगे तो आपका फोकस अपने बुक्स के ऊपर ही रहेगा, आपका फोकस अपने काम के ऊपर ही रहेगा। तो ये चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, ये आपका इसके अंदर आ गया। थर्ड पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कितने कम से कम रिसोर्स के अंदर अपना काम पूरा करेंगे। यानी आपकी लेबर की कॉस्ट, अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन या हॉस्पिटल या कॉलेज कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपकी लेबर कॉस्ट कितनी कम रहेगी, मटेरियल कितनी जल्दी से अवेलेबल हो सकता है, ठीक है ना, कहाँ से सस्ता मटेरियल मिलेगा मुझे, कहाँ से इक्विपमेंट जो आएंगे मेरे वो इजीली चीप इक्विपमेंट्स मेरे को मिल जाएंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि आप कितने कहाँ से कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो इक्विपमेंट्स के अंदर आता है। फिर आ जाता है आपका फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आ जाता है फेज। फेज के अंदर हमें क्या करना है, हमें इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड मॉनिटराइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसके अंदर देखो प्लानिंग में क्या कहता है, इट इज अ फेज ऑफ आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, एंड वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्लानिंग क्या बता रही है आपको, प्लानिंग यही बता रही है कि सबसे पहले तो एक गोल को आपको सेट करना होगा, गोल को सेट करने के बाद आपको उसका प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, फिर आपको टाइम देखना होगा, फिर आपको ऑर्गेनाइज करना होगा उस प्रोजेक्ट को। तो ये चार चीजें बताता है। पहली क्या बताता है, आइडेंटिफाई द गोल। फिर क्या कहता है, डिफाइन द प्रोजेक्ट। आपने गोल आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको, सेम एग्जांपल को मैं समझा सकता हूँ, गेट वाले एग्जांपल को इसी के अंदर तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द गोल मतलब सिलेबस डाउनलोड कर लिया भाई। फिर क्या आ जाता है, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। अब आपको प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, आप सारे सब्जेक्ट डिफाइन कर लोगे। भाई सीपीएम वर्ड में रहे, इतने मार्क्स का आ रहा है, सोई में रहे, इतने मार्क्स का आ रहा है, सोई में रहे, इतने मार्क्स का आ रहा है, एनवायरनमेंट मेरे को ऐसे करना है, एफएम तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है उसके अंदर। ये चीजें आप क्या करोगे, डिफाइन कर लोगे सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद क्या करोगे, टाइम की बात है। अब आप क्या करोगे, अलॉट कर दोगे, टाइम पीरियड अलॉट कर दोगे ईच सब्जेक्ट को, ठीक है ना। ईच सब्जेक्ट को आप टाइम डिवोट कर दोगे। सीपीएम पार्ट तो मैं जल्दी कर लूंगा। फिर आप क्या करोगे, फोर्थ में क्या क्या, फोर्थ में ऑर्गेनाइजिंग द थिंग, यानी आप एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को लगा लोगे। तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि आपने जो अपनी प्लानिंग करनी है सब्जेक्ट की और गेट को क्लियर करने की, वो इजीली हो जाएगी। फिर आ जाता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में देखो क्या कह रहा है, हेलो ये सर लेक्चर चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। सो लेक्चर अभी कंटिन्यू करेंगे हम थोड़ी देर में, ओके।
सो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अभी ऑफलाइन लेक्चर था तो उसके लिए टाइम शेड्यूल था, उससे वहाँ पर जाना पड़ा। सोम का लेक्चर ले रहे थे ऑफलाइन। तो अभी मैं लास्ट टाइम आपको मैंने बताया है प्लानिंग के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि लास्ट में जो आपका ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स है, तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आप शेड्यूल बना लोगे एक ऑर्डर के अंदर कि मेरे को ये सब्जेक्ट उस टाइम पीरियड में चलना करना है। इसको मैंने आपको गेट के एग्जाम से समझा दिया। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसका बता देता हूँ। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, आपका प्रोजेक्ट किस चीज का है, या आप कमर्शियल जा रहे हो, रेजिडेंशियल जा रहे हो, और आपका बिल्डिंग कौन सा है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, उसके अंदर जाओगे। फिर आ जाता है आपका डिफाइन द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे पूरा का पूरा बिल्डिंग को, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज हो रही हैं, उसका थीम क्या है। फिर आ जाएगा अलॉटमेंट ऑफ आवर्स। फिर आपको अलॉटमेंट करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, या एस्टिमेशन, फुटिंग, स्ट्रक्चर, इंटीरियर और प्रॉपर फिनिशिंग। तो क्या टाइम अलॉट से आप डिवाइड करते जा रहे हो कि इतने शेड्यूल के अंदर आपका वर्क पूरा हो जाएगा। फिर आ जाता है सीक्वेंस ऑर्डर। सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मैंने आपको अभी टाइम शेड्यूल का प्रोसेस बताया है उसको आपने शेड्यूल टाइम में बना दिया, लेआउट से लेके आपका फिनिशिंग तक। फिर अब आ जाते हैं शेड्यूलिंग के अंदर। शेड्यूलिंग के अंदर आपको पता ही है कि हमें क्या करना होगा, किसी भी एक प्लान्ड मैनर के अंदर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी उसके अंदर यूज होती है उसको आपको अवेल करना पड़ेगा। यानी क्या क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसका यूजेज क्या है, उसको किस किस तरीके से आपको करना है, तो वो आपका रहेगा शेड्यूलिंग में। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, इट इज ए फेज इन व्हिच एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन ए लॉजिकल एंड इन ए सीक्वेंस मैनर, in a logical and in a sequential manner. In this phase, time is assigned to various activities along with resources required for the completion of the activity. यानी आपने जो प्रोजेक्ट अपना प्लानिंग किया है उसमें शेड्यूलिंग के अंदर क्या क्या आपकी एक्टिविटीज आती हैं, उस एक्टिविटीज को आपको यूज करते हुए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, यही आपका शेड्यूलिंग के अंदर आता है। प्लस इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको देखना है टाइम और रिसोर्स आपका कैसे यूज होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, अवेलेबल रिसोर्स। समझ गए आप, नंबर ऑफ एक्टिविटीज से आप क्या समझते हो, नंबर ऑफ एक्टिविटीज से आप क्या समझते हो कि एक्सकेवेशन मेरे को एक बार करनी है, दो बार करनी है, टाइम पीरियड क्या रहेगा। मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, तो आप पार्ट्स में तो इसकी एक्सकेवेशन करोगे तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपकी इंक्रीज हो गई, इसका ये एग्जांपल है। फिर ऐसा अवेलेबल रिसोर्स, आपको अवेलेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको अवेलेबल करना है कि आपका एग्रीगेट एंड डस्ट कितने एरिया से आपको प्रोवाइड करना है ताकि आपकी उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मान लीजिए एग्रीगेट का प्राइस वहां पर है 20 रुपीज, लेकिन आपकी साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन उस एरिया से काफी दूर है, तो आप किसी हाईवा 10 टायरी, 20 टायरी, 12 टायरी यानी जो ट्रक होता है आपका उसके अंदर डालकर अपनी साइड पे लाएंगे। तो वो हाईवा क्या कह रहा है, अगर थोड़ा पास है तो 2 रुपए ले रहा है, तो आपको 22 रुपीज रहा वो एग्रीगेट। थोड़ा दूर है तो वो कहता है 10 रुपए दे देना, तो 30 रुपए एग्रीगेट हो गया। और थोड़ा दूर है तो मेरे को 20 रुपए दे देना, तो क्या होगा 40 रुपीज। ऐसी इंक्रीज हो जाएगी आपकी रेट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। फिर आ जाता है इंटरएक्टिंग रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप आपको पैदा करना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो इंटरएक्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा, नेक्स्ट जब आपकी एक्सकेवेशन चल रही है तो यहाँ पर आप कॉलम खड़े करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर आ जाता है आपका टाइम अलॉटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब आपको डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट टाइम अलॉट करना है कि मैं एक्सकेवेशन में इतना टाइम लगाऊंगा, मैं इसमें इतना टाइम लगाऊंगा। इसको भी मैं गेट के तरीके से समझा देता हूं एग्जांपल के रूप में। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेनी है
यानी आपको बफर लेनी है, बफर्स कहते हैं इनको, टेस्ट सीरीज आपको लेनी है। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका इंटर सब्जेक्ट रिलेशन। इंटर सब्जेक्ट रिलेशन के अंदर क्या करोगे आप, कौन सा सब्जेक्ट किससे रिलेट करता है, जैसे सोम आपका आरसीसी एसए स्टील से रिलेट करता है, वैसे ही आपका इंटर सब्जेक्ट रिलेशन रहेगा। फिर आ जाता है आपका कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग में आपको क्या समझते हो आप, क्या हो सकता है कंट्रोलिंग है तो एक्टिविटी क्या है कि आपको एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, उसकी टाइमिंग्स को कंट्रोल करना है, आपका कॉस्ट ज्यादा ना लगे, ये सब आपको कंट्रोल करते हुए चलना है। क्या कहते हैं, इट इज अ फेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द प्लान, यानी प्रपोज्ड प्लान, कोई भी डेविएशन आती है, मतलब आपने एक प्लान निर्धारित किया है कि हाँ इतने टाइम से इतने तरीके से मैं एस्टिमेशन फुटिंग से होता हुआ निकलूंगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी डेविएशन आ जाता है प्रपोज्ड प्लान में या शेड्यूल में, तो इट आल्सो डील विद रीशेड्यूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये अगेन डील करेगा उनसे, वो फिर करेगा रीशेड्यूल करना स्टार्ट कर देगा चीजों को। कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया अपना गेट का प्रिपरेशन करना, गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया आपने बीआरसी के फ्री लेक्चर्स देख के, फिर आपको क्या पता चला, आपको पता चला मेरे को तो टाइम देना था सीपीएम पार्ट को 10 आवर्स, लेकिन आपका शेड्यूलिंग दो कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा आपको। आपके फर्स्ट शेड्यूल तो क्या रही, आपके ओनली एंड ओनली आपने 8 आवर्स में उसको कंप्लीट कर लिया, 2 आवर्स आपके एडवांटेज में आ गए, या तो आप 2 आवर्स रेस्ट करोगे, या फिर आप अगेन जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर दोगे, तो आपका टाइम बच गया, आप अगले सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे सकते हो। दूसरा क्या है दूसरा क्या है, सीपीएम पार्ट को आपने दिए 12 आवर्स, तो 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे दी। अब या तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के टाइम को कम करते हुए ओवरकम करना पड़ेगा अपने शेड्यूल को, कि हाँ भी मैंने जो शेड्यूल बना रखा है इस टाइम तक मैं इतने सब्जेक्ट कर लूंगा, यानी इस डेट तक मैं ये सब्जेक्ट कर लूंगा। बट अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आपको सीपीएम पढ़ के 2 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को नहीं दे रहे, तो इट मींस आपका जो शेड्यूल हो गया, तो आप जो आपका एट द एंड एट द एंड जो आपकी डेट आपने निकाली थी कि मैं इस डेट तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, तो उसके अंदर 2 आवर्स इंक्रीज हो गए। तो यही वो चीज बताता है रीशेड्यूलिंग। तो क्या है, मॉनिटर करो एक्टिविटी को, रिवाइज करो डेट को, और क्या कह रहा है, अपडेट करो एक्टिविटी को। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी वर्क करना पड़ेगा। अब एक नोट है, नोट के अंदर क्या कहता है, आपका प्लानिंग और शेड्यूलिंग तो बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपको इस पे काम करना पड़ेगा, और आपका जो कंट्रोलिंग है और मॉनिटरिंग है वो आपको आफ्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे काम करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और बीआरसीएम कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट है, तो जिसको भी एडमिशन लेना हो तो मेरा नाम ले लेना, ऋषभ सर ने हमें भेजा है, हम उनके थ्रू आए हैं, अच्छे से आपको एडमिशन मिल जाएगा, कंसेशन भी मिल जाएगा। तो थैंक यू।